नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे काव्य की परिभाषा एवं स्वरूप। देखिए, काव्य जिसका प्रारंभिक अवस्था में या इसके प्रारंभिक जो स्वरूप था, उसमें काव्य केवल कविता तक सीमित नहीं था, अपितु गद्य, पद्य, नाटक, चंपू सभी काव्य के अंतर्गत आते थे। लेकिन वर्तमान समय में काव्य का जो स्वरूप है वो संकुचित हो गया है, यानी केवल कविता के लिए हम काव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आइए आज इसी के बारे में जानते हैं कि काव्य शब्द का मूल अर्थ क्या है और कैसे कैसे विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अर्थ की बात करेंगे। काव्य शब्द का अर्थ है मूल रूप में कवि कर्म या काव्य सृजना। यानी मुख्य तौर पर हम कविता का या काव्य का जो अर्थ लेते हैं वो क्या है? कवि का कर्म। कवि जो कार्य करता है, क्या करता है? काव्य की रचना या काव्य सृजना। काव्य का सृजन या कवि का कर्म, दोनों एक ही बात है। तो हम काव्य का जो मूल अर्थ समझते हैं, शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? कवि कर्म या काव्य सृजना, यानी उसकी रचना करना। तो ये एक संक्षिप्त तौर पर अगर हम कहें कि निचोड़ हम जिसे कह सकते हैं, संक्षेपण हम इसको कह सकते हैं कि ये काव्य का संक्षेपण है जो हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग विचारक हैं जो अलग अलग अपने मत इस पर देते हैं। जैसे अभिनव गुप्त है, वो क्या कहते हैं कि कवनीय काव्यम, अर्थात जो कुछ कहा जा सकता है, जिसका वर्णन किया जा सकता है, वही काव्य है। ये काव्य का जो अर्थ है ये व्यापक रूप में है। वहीं पर संस्कृत और हिंदी में जो काव्य का निर्माता करने वाला व्यक्ति है उसको क्या कहा गया है? उसको कवि कहा गया है। कवि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोएट। और पोएट शब्द का अर्थ क्या है? वही निर्माता या विधायक या रचना करने वाला, यानी सृजना करने वाला। तो यहाँ पर मूल तौर पर अगर हम इसका अर्थ देखें या मुख्य तौर पर अगर अर्थ देखें तो वो वही है कि कवि का कर्म या काव्य की सृजना। तो ये इसका मूल शब्द का जो अर्थ है वो यहीं पर हम समझ सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि काव्य का शरीर किसे कहा जाए, यानी किससे बना है काव्य? शब्दों से और उसके अर्थ से। मूल तौर पर जो शब्द अर्थ रहित होंगे वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होंगे, इसलिए काव्य का शरीर शब्द और शब्दों के अर्थ, उसे शरीर कहा गया है। किसका? काव्य का। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि काव्य की आत्मा क्या है? मैंने यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि इस विषय पर विद्वानों में मतभेद हैं, एक सहमति नहीं है। अनेक विद्वान हैं जो अपनी अलग अलग राय देते हैं। तो काव्य का शरीर तो सब मानते हैं कि शब्द और अर्थ है काव्य का शरीर, लेकिन उसकी आत्मा क्या है, यानी उसके अंतर में। क्योंकि शरीर बेजान है अगर उसमें आत्मा नहीं है, वो निर्जीव है। तो इस काव्य रूपी शरीर में आत्मा का कार्य क्या, कौन करता है, उसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। तो आइए जानते हैं कि विभिन्न विद्वान क्या अपने मत व्यक्त करते हैं इस विषय पर। देखिए, जो विश्वनाथ है, पंडित विश्वनाथ, ये मानते हैं कि काव्य की आत्मा रस है, यानी जब तक उसमें रस नहीं है तब तक वो काव्य नहीं है। जबकि कुंतक, जो कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, वो कहते हैं कि वो काव्य अपने आप में पूर्ण नहीं है या आत्मा रहित है, जिसमें वक्रोक्ति यानी वक्र उक्ति नहीं है। जबकि वामन क्या कहते हैं? रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। किसने? वामन ने। रीति यानी विशेष पद्धति या रचना पद्धति। आनंदवर्धन जो विद्वान है वो कहते हैं कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। जैसी ध्वनि होगी उतना ही सरल, स्पष्ट और सुंदर काव्य रचा जाएगा। जबकि पाश्चात्य विचारक जो शेक्सपियर हैं, जो विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं? कल्पना को। ये मानते हैं कि अगर कल्पना नहीं है तो काव्य की रचना संभव नहीं है, अर्थात कल्पना काव्य की आत्मा है। जबकि वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? भाव को, कि भाव के बिना कविता अपने आप में निर्जीव है, भाव के बिना काव्य की रचना नहीं की जा सकती। और पाश्चात्य विचारक ही हैं कोलरिज, जो ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति यानी अपने भावों को अभिव्यक्त करने का साधन क्या है? काव्य है। और काव्य की आत्मा क्या है? उसको अभिव्यक्त करने का तरीका, यानी अभिव्यक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। देखिए, अलग अलग विचारक हैं, अलग अलग मत है, लेकिन कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है और हम किसी का भी त्याग नहीं कर सकते। क्योंकि एक अच्छा काव्य होगा उसमें रस होना जरूरी है, तभी तो हमें आनंद आएगा।
वक्रोक्ति उसको आकर्षक बनाती है। लिखने की एक विशेष रीति या उस पद्धति का अगर हम प्रयोग करते हैं तो काव्य अधिक सुंदर बनता है। ध्वनि जब हम सुनते हैं और उसमें से एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है जो हमें आकर्षित करती है। कल्पना के बिना भी काव्य की रचना नहीं की जा सकती, क्योंकि कवि पहले सोचता है, कल्पना करता है और उसके बाद उसके जो विचार हैं वो कलमबद्ध हो जाते हैं। भाव के बिना भी कोई अपने आप में रस उत्पन्न नहीं होता, यानी हम जब उन्हें अनुभव करेंगे तो ही हम उन भावों को समझ पाएंगे। उसी प्रकार शब्दों के माध्यम से हम जब अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे तो अपने आप में एक संपूर्ण रचना होगी। वैसे कहने को तो ये सब अपने अपने मत को महत्व देते हैं, लेकिन अगर संपूर्ण तौर पर देखा जाए तो सभी चीजें, ये सभी तत्व काव्य में जरूरी हैं। तो ये क्या है कि काव्य में आत्मा कौन से तत्व को स्वीकार करते हैं, ये अलग अलग विद्वानों के मत है कि काव्य की आत्मा क्या है। ये अलग अलग विद्वानों के मत यहाँ पर मैंने इनको बताने का प्रयास किया है। अब देखते हैं काव्य की परिभाषाएं। देखिए, काव्य की परिभाषाएं भी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है, अपने अपने मतानुसार दी है। जैसे संस्कृत के विद्वानों की परिभाषाएं, पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं और हिंदी भाषा के जो विद्वान हैं उनके द्वारा दी गई परिभाषाएं, सभी के बारे में यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है संस्कृत के आचार्यों की परिभाषा। देखिए, संस्कृत में जो आचार्य हैं उनमें मुख्य तौर पर मम्मट है, आचार्य विश्वनाथ है, पंडित राज जगन्नाथ है। ये प्रमुख आचार्य हैं जिन्होंने काव्य की परिभाषा दी है या अपने मत व्यक्त किए हैं। लेकिन इनका जो संयुक्त रूप से अगर एक परिभाषा बनती है वो क्या है कि जो अलंकारों से युक्त हो, गुण सहित हो, दोष से रहित हो और जिसमें अभीष्ट अर्थ का वर्णन, यानी जो एक उद्देश्यपूर्ण अर्थ है उसका वर्णन संक्षिप्त रीति यानी तरीके से किया जाए, उसे काव्य कहते हैं। ये संस्कृत के विद्वानों की परिभाषाओं का निचोड़ है जो मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। यानी ये एक परिभाषा संस्कृत के सभी विद्वानों की परिभाषाओं को संपूर्ण रूप से यहाँ पर बताने में सक्षम है। तो मुख्य तौर पर जो विद्वान है संस्कृत के, जो आचार्य हैं, वो क्या कहते हैं कि जो अलंकारों से युक्त हो, यानी अलंकारों से युक्त होना चाहिए, गुणों से युक्त होनी चाहिए। जो हमारी कविता है वो गुणों से युक्त होना चाहिए, जो काव्य है उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए और उसमें जो हम कहना चाहते हैं वो अर्थ का संपूर्ण तौर पर उसमें वर्णन हो। और वो वर्णन कैसे, एक संक्षिप्त तरीके से, उसे बहुत विस्तार नहीं करना चाहिए, संक्षिप्त तरीके से यानी कम से कम शब्दों में बताने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो विचारक हैं वो क्या मानते हैं कि ये सारे जो गुण अगर किसी काव्य में होते हैं, किसी रचना में होते हैं, तो वो अपने आप में एक पूर्ण काव्य रचना है। इसके बाद है पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा। देखिए, जो पाश्चात्य विद्वान है वो मुख्य तौर पर अरस्तु है, मैथ्यू आर्नल्ड है और वर्ड्सवर्थ है। ये क्या कहते हैं? अरस्तु ये मानते हैं कि कविता प्रकृति का संवेदनात्मक एवं लयात्मक अनुकरण है, यानी प्रकृति का संवेदना से परिपूर्ण, भावों से परिपूर्ण, लय से युक्त अनुकरण यानी नकल है। किसकी? प्रकृति की। मैथ्यू आर्नल्ड क्या कहते हैं कि कविता जीवन की आलोचना है, अर्थात हम जीवन को एक स्वस्थ दृष्टिकोण से उसको देखें, परखें, जाने, वही वास्तव में कविता है। वर्ड्सवर्थ क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि कविता शांति के समय स्मरण की हुई उत्कट भावनाओं का सहज उद्रेक है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि काव्य रचना करते समय मन कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। शांत मन से हम जब कुछ बातें याद करते हैं, वो भावनाएं याद करते हैं, उनका सहज उद्रेक यानी सहज भाव से उनका प्रदर्शन या उनको अभिव्यक्त करना ही वास्तव में कविता है। तो ये वर्ड्सवर्थ मानते हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में और भी परिभाषाएं हैं, लेकिन मैंने मुख्य तौर पर परिभाषाएं जो ली है उनको लघु रूप में यहाँ पर लिखकर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन जब आप पुस्तक से करेंगे तो आप इसे पूर्ण परिभाषा को अच्छे से याद करें। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर परिभाषा का लघु रूप यहाँ पर मैंने लिखा है। इसके बाद है हिंदी विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं। देखिए, हिंदी भाषा के जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं, जैसे कि आचार्य शुक्ल हैं, ये कहते हैं कि हृदय की मुक्तावस्था, ये आप छोटी सी पंक्ति ध्यान में रखेंगे, अर्थात जहां पर हृदय मुक्ति का अनुभव करे ऐसी अवस्था ही वास्तव में काव्य है या कविता है।
लेकिन जब आप इसे पूरी तरह से याद करेंगे तो ये परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यानी आत्मा जब मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त कर लेती है तो क्या होती है, आत्मा मुक्त हो जाती है, ज्ञान दशा कहलाती है। उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यानी हृदय जब मुक्त हो जाता है तो उसे क्या मिलता है, आनंद या रस प्राप्त होता है। और इस मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है या जो शब्दों का रचना निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं, उसे कविता कहते हैं। तो ये किसके लिए, अपने मन को मुक्त करने के लिए, अपने मन को आनंदित करने के लिए जो शब्दों की रचना की जाती है, शब्द विधान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कविता कहा जाता है। उसके बाद है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम काव्य है, या नाम यहाँ पर पुस्तक में दिया होगा साहित्य। साहित्य क्या है, अपने आप में साहित्य ही काव्य है। तो क्या, जिसमें ज्ञान यानी ज्ञान राशि संचित हो, एकत्रित हो, यानी जहां पर हमें ज्ञान प्राप्त हो, वो क्या है, अपने आप में संपूर्ण साहित्य है या काव्य है। महादेवी वर्मा जी क्या मानती हैं, ये कहती हैं कि कवि विशेष यानी एक कविता करने वाला व्यक्ति विशेष, उसकी भावना किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती है तो वो क्या होती है, वो अपने आप में काव्य है। और वो कैसा काव्य है, जब एक व्यक्ति के मन के विचार दूसरे व्यक्ति के मन को प्रभावित करें तो वो क्या है, काव्य है। इसको अगर आप पुस्तक के हिसाब से जरूर करें, इसमें क्या लिखा है कि कविता कवि की विशेष भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावना से किसी दूसरे के हृदय में वो आविर्भूत हो जाती है। तो कहने का भाव क्या है कि एक व्यक्ति के भाव जब दूसरे व्यक्ति के हृदय में फलीभूत हो या उनको उनकी अनुभूति हो तो वो क्या है, अपने आप में काव्य है। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद जी। ये क्या मानते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। देखिए, काव्य अपने आप में आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है और उसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। ये एक श्रेयमयी प्रे रचनात्मक ज्ञान धारा है, यानी हम इसे किसी विज्ञान की कसौटी पर नहीं खरा उतार सकते, या हम इसे किसी तर्क वितर्क के क्षेत्र में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि ये तो एक प्रेम से युक्त रचनात्मक ज्ञान धारा है, यानी इसमें प्रेम का भाव भी है, रचनात्मकता भी है और ये ज्ञान से परिपूर्ण भी है। तो ये ऐसी आत्मा की अवस्था है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत है, ये क्या कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, जहां हम अपनी आत्मा को परिपूर्ण मानते हैं, जहां हम अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं, ऐसे पलों की आवाज है क्या, कविता। तो यहाँ पर जो हिंदी के विद्वान हैं वो अपने मत कुछ इस प्रकार से वो व्यक्त करते हैं। मैंने लघु रूप में इनकी परिभाषाएं लिखी हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, अगर मैं इसको विस्तार में लिखती तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता। तो ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। देखिए, यहाँ पर इन परिभाषाओं के विश्लेषण से हम ये जान पाए हैं कि कविता को परिभाषाओं की सीमा में नहीं बांध सकते। जब जब हम इन्हें कुछ सीमाओं में बांधेंगे, काव्य को जब हम सीमित करने का प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई इसका प्रमुख भाग या प्रमुख हिस्सा हम इसको छोड़ देंगे या छूट जाएगा वो हमसे। तो इसमें हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो कविता है ये जीवन से जुड़ी हुई है। तो जहाँ जीवन है, जहाँ श्वास है, प्रकृति है, मानव है, प्रेम है, दुख है, सुख है, वहाँ काव्य है। तो प्रमुख रूप से अगर कहें तो कविता में कौन सा तत्व प्रधान हुआ, भाव तत्व, यानी हम जो चीजें अनुभव करते हैं वो अपने आप में ही काव्य है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साहित्य को यदि हम जीवन की आलोचना कहते हैं तो कविता को हम जीवन की भावपरक आलोचना कह सकते हैं, यानी भाव से परिपूर्ण जो आलोचना है वो क्या है, काव्य है। तो और मुख्य तौर पर वो शब्द, वो पंक्ति, वो भाव जो पढ़ने वाले और लिखने वाले दोनों को आनंदित करे, वही अपने आप में एक पूर्ण कविता है। तो आज हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया कि काव्य क्या है, काव्य का अर्थ क्या है, काव्य की आत्मा और काव्य के स्वरूप के बारे में अलग अलग विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं उनको विस्तार से करने का प्रयास आज हमने इस वीडियो में किया है।
और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हो। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं ये जान पाऊँ कि आप वाक़ई जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके लिए ज्ञानवर्धक है। इसके साथ-साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।